गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोला आशीर्वाद। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया। यार पेपर हुआ था तुम्हारा? हाँ जी, पेपर कैसा गया? इजी था? केमिस्ट्री में 72 शशांक आउट ऑफ 100। चलिए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस थे। स्व स्व- स्वपन। नहीं, ये मेरा नहीं है। और खोलो। ये ठीक है। अथर्व के टेस्ट में 205 मार्क्स आए। मणिक रैंक 2। सर पहले से थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, टेस्ट में 205 मार्क्स आए। ग्रविता 88 आउट ऑफ 100। वेरी गुड। बताओ बताओ, अपने जल्दी जल्दी अपने अपने मार्क्स बताओ। क्वेश्चन करने में बहुत टाइम लग रहा है। अच्छी- उसेन बोल्ट पता है, मतलब 100 मीटर की रेस में उसको कितने सेकंड्स लगते हैं? कुछ 9 पॉइंट ऐसे कुछ सेकंड्स लगते हैं। मैं दौड़ता हूं तो 25 सेकंड्स लगते हैं, तब जाके 100 मीटर, या शायद 40 सेकंड। बहुत स्लो हूँ उसके रेस्पेक्ट में भाई। क्या करूं? चलो उसेन बोल्ट के बराबर नहीं तो तब भी। कार्तिक इंटीजर्स वाले में फुल आए, बाकी 71 आए। बस सर 75 आए, फिजिक्स और मैथ्स डूब गई। मेरी तबीयत तो नहीं खराब है, ठीक है, थोड़ा सा जुकाम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मणिक 232, टोटल 40 नंबर ही आए सर, प्लीज हेल्प। क्या करें? हेल्प करके क्या कर सकता हूँ बताओ? रेगुलर क्लासेस करो, रेगुलर होमवर्क करो, रेगुलर रिवीजन करो। दैट्स इट। मार्क्स अपने आप बढ़ जाएंगे। और कोई तरीका नहीं है, कोई रामबाण नहीं है, कोई संजीवनी नहीं है, कोई कैटलिस्ट नहीं है। रेगुलर क्लासेस, रेगुलर होमवर्क, रेगुलर रिवीजन। सर कल काफी सारे क्वेश्चंस वाले चले गए, क्या लिख रहा है समझ में नहीं आया निखिल। 6 मंथ की स्ट्रेटजी बताओ? हो। मैं तुम्हारी जिंदगी भर की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ हरिओम, तुम 6 मंथ की बात कर रहे हो? एक दिन की भी, एक महीने की भी, एक साल की भी, 100 साल की भी। अच्छे मार्क्स चाहते हो? यही स्ट्रेटजी है। चलो क्वेश्चन नंबर एक एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यहां पर एंट्रोपी चेंज को कंपेयर करना है। कैसे करें? कैसे करें एंट्रोपी चेंज? सबका वॉल्यूम तो सेम चेंज हो रहा है, तो एंट्रोपी का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, NCV ln T2 by T1
प्लस एन आर एल एन V2/V1। V2/V1 ये वाली टर्म सबके लिए सेम है, जिसके लिए टेम्परेचर चेंज सबसे ज्यादा होगा उसका एंट्रोपी चेंज भी सबसे ज्यादा। तो आइसोबारिक में तो टेम्परेचर और बढ़ रहा है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, और एडियाबेटिक में तो टेम्परेचर कम हो रहा है। यानी आइसोबारिक के लिए ये टर्म पॉजिटिव, आइसोथर्मल के लिए जीरो, एडियाबेटिक के लिए नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी चेंज किसके लिए होगा? आइसोबारिक के लिए होगा। यानी ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी। राइट, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। बस मोल सही तरह से यूज करना है, मल्टीप्लाई करना है। जनरली जनता मल्टीप्लाई करना भूल जाती है। डेल्टा एच दे रखा है, सबकी एंट्रोपी दे रखी है, तुम्हें डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को जीरो करना है। दैट्स इट। सबसे होना चाहिए, हर एक से होना चाहिए क्वेश्चन। बहुत आसान है, सीरियसली बहुत आसान है। आह, ये और आसान क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन इसमें कुछ, हाँ, यहां गड़बड़ क्या है? केपी नहीं आता, क्यू आता है। यहां माइनस साइन आता है जो गायब है, यहां पर भी माइनस साइन आता है जो गायब है। इसीलिए सही आंसर कौन सा है? डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नोट को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस आर टी एल एन के पी प्लस आर टी एल एन क्यू, और इसको रीअरेंज करोगे तो ये आ जाएगा। कौन ए ऑप्शन बोल रहा है? सोनल, बहुतों ने ये आंसर। ओमकार, अरे बेटा केपी नहीं आता या क्यू आता है तब ए ऑप्शन सही होता है। ये सी ऑप्शन करेक्ट है। अगेन बहुत बेसिक क्वेश्चन, थर्मोकेमिस्ट्री से। बेंजीन, कार्बन, हाइड्रोजन, इन सब का एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है। मेनली क्वेश्चन में मेरा फोकस इसी पर है कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट या रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बेंजीन बनाने के लिए कार्बन सॉलिड प्लस 3H2 कन्वर्टिंग इनटू 6,6H6। राइट, तो यहां पर ये तो हमने रिएक्शन लिख दिया। अब हमारे पास डेटा किसका है? कंबशन का। कंबशन का तो क्या करेंगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, और इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच वही हमारा आंसर है। तो इसका कंबशन कितना दे रखा है? 6Q1। इसका कंबशन 3Q2 माइनस Q3। कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा? कर रहा है? नहीं कर रहा? नहीं, गलत लिख दिया, सॉरी, ये डेटा मैंने गलत लिखे। कार्बन का 6Q2, कार्बन का डेटा ये रहा 6Q2 प्लस हाइड्रोजन का 3Q3 माइनस Q1। दिल्ली। राइट, बाबादीप, कैसा गया पेपर तुम्हारा? बिल्कुल बढ़िया आलेख। हाँ हाँ हाँ, स्ट्रक्चर समझ में आया ये? बोरोन का स्ट्रक्चर है, बोरोन की एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं।
मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को क्लास में फॉस्फोरस वाला करवाया था, याद है? 3 मोल फॉस्फोरस एटम से P4 बन रहा है, याद आ रहा है? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। आइकोसाहेड्रल, आइकोसाहेड्रल, हर एक फॉस्फोरस, हर एक बोरोन 5 बोरोन से कनेक्टेड है, 5 बोरोन से कनेक्टेड है। हर एक फॉस्फोरस जो है वो 5 फॉस्फोरस से, सॉरी 5, हर एक बोरोन 5 बोरोन से कनेक्टेड है, राइट? आपको बताना है कि क्या डेल्टा एच पर मोल ऑफ बोरॉन एटम, 1 मोल बोरॉन से। बड़ा आसान है। कैलकुलेट डेल्टा एच पर मोल ऑफ बोरॉन एटम फॉर्मिंग गैसियस आइकोसाहेड्रल। वैसे इसमें एक हाँ, तो एक बोरॉन 5 बॉन्ड बना रहा है, बट काउंटिंग कितनी करेंगे? आधी आधी आधी। एक फॉस्फोरस, सॉरी एक बोरॉन 5 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 5, तो आधा आधा करोगे तो 2.5, 2.5 इंटू 200 यानी 500। वैसे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही मुझे, बट ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, क्योंकि फॉर्म हो रहा है डेल्टा एच पूछा तो आंसर माइनस में होना चाहिए। अब ये प्रॉब्लम है कि सारे आंसर प्लस में है, तो ठीक है मार्क कर दो, बट आंसर माइनस में होना चाहिए, बट बोनस नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन प्लस में है, तो बेस्ट ये मार्क करो। बिल्कुल बढ़िया। हाँ, यहां पर अब क्या होगा, जब आप NaOH को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स कर रहे हो तो हीट प्रोड्यूस होगी। हमें पता है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट प्रोड्यूस होगी तो उसके कारण टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन अब आप सोचो कि टेम्परेचर, आप NaOH को H2SO4 के साथ मिला रहे हो, क्योंकि NaOH और H2SO4 रिएक्ट कर रहे हैं तो हीट प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण उसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट? बट अगर मैं बहुत सारा H2SO4 डालूंगा तो क्या होगा? सारा तो H2SO4 रिएक्ट नहीं करेगा, हीट तो उतनी प्रोड्यूस होगी जितना रिएक्ट कर रहा है, हीट तो उतनी प्रोड्यूस होगी। तो फिर उससे ज्यादा अगर आपने H2SO4 डाला तो जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उससे ज्यादा सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो टेम्परेचर चेंज कम होगा, टेम्परेचर चेंज कम होगा, यानी ये वाला आंसर तो गलत है। अब यहां पर हमें देखना है कि मैक्सिमम, यानी कब तक वो पूरा रिएक्ट कर रहा है, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब यानी 50 ml इंटू 0.4, 50 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा? ये 20 मिली मोल्स। NaOH के 20 मिली मोल्स है, और सल्फ्यूरिक एसिड के इसके 20 मिलीमोल्स के साथ सल्फ्यूरिक एसिड के कितने रिएक्ट करेंगे? 10, क्योंकि 2 मोल NaOH के 1 मोल H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके 20 के साथ इसके 10, तो यहां पर इसके 10 मिलीमोल के लिए कितने चाहिए? 0.25 इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू 10 मिलीमोल, यानी वॉल्यूम इसका चाहिए 40, कितना? 40 ml, यानी 40 ml। अब यहां पर आप देखो ये 40 ml है साहब, ये 20 ml, ये 80 ml, तो ये आंसर सही हो गया। समझ में आया? गड़बड़, एक तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बाद और ज्यादा H2SO4 डालोगे तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा, और रिएक्ट नहीं करेगा यानी हीट इवोल्व तो इतनी होगी, बट अब आपको ज्यादा सॉल्यूशन डाल रहे हो, क्वांटिटी बढ़ गई तो टेम्परेचर चेंज कम होगा। टेम्परेचर चेंज 2 फैक्टर पर डिपेंड करेगा, हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है और कितने ml का टेम्परेचर हमें बढ़ाना है, कितने ml का टेम्परेचर हमें बढ़ाना है। हीट टेम्परेचर चेंज इन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा कि हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है और
कितने ml का टेम्परेचर बढ़ाना है। इसमें गड़बड़, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अच्छा है। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, आई थिंक अच्छा ही क्वेश्चन है। 36 ग्राम आइस यानी 2 मोल पानी को आपको 0 डिग्री से कहां तक लेके जाना है, 25 तक। तो यूं सोचो, पहले 0 डिग्री आइस जो है, 0 डिग्री आइस को पहले 0 डिग्री लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0 डिग्री से 0 डिग्री लिक्विड पे, और फिर इसका टेम्परेचर अब बढ़ाना पड़ेगा। 2 स्टेप में सोचोगे, यहां से यहां तक 2 मोल के लिए, 1 मोल के लिए हीट कितनी देनी पड़ती है, 6, तो 2 मोल के लिए इंटू 2 किलो जूल। और फिर सॉरी, यहां 0 डिग्री नहीं, यहां 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस के लिए एनसीपी डेल्टा टी, 2 मोल, सीपी कितना दे रखा है 4, डेल्टा टी कितना हो गया 25, बट ये जूल में है, ये किलो जूल में है, डिवाइडेड बाय 1000, 200 यानी 0.2, 12 ये हो गया, ये 0.2 हो गया, 12.2। हाँ जी, सौरभ जी आशीर्वाद हमेशा रहता है, बना रहता है, चिंता मत करो। ये आई थिंक बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। एडियाबेटिक प्रोसेस का मुझे लगता है क्वेश्चन मुझे देते रहना चाहिए, बिकॉज एडियाबेटिक पर क्वेश्चन करते रहो, सब कुछ याद रहेगा, क्वेश्चन कुछ भी नया नहीं है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, 8 एटमॉस्फेयर से 2 एटमॉस्फेयर, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच, तो पहले तो T2 निकालना पड़ेगा, T2 निकालना पड़ेगा आपको। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, P की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा। रेगुलर क्लासेस के साथ रिवीजन कैसे करें, विशेष ने क्वेश्चन पूछा है। देखो, बहुत ज्यादा रिवीजन अभी आप नहीं कर पाओगे, आपको मैं बता दूं। यानी ऐसा नहीं कि हाँ चैप्टर 1 महीने पहले हुआ फिर उसको रिवाइज कर लो, कि यानी मान के चलो आप 2 महीने में आप किसी एक पूरा 2 महीने पहले वाले चैप्टर को आप रिवाइज कर सकते हो। और वो भी बहुत तभी कर पाओगे जब करंटली उस चैप्टर, जब वो चैप्टर चल रहा था तो उसको बहुत अच्छी तरह से किया। जैसे अभी काइनेटिक्स चल रहा है, काइनेटिक्स को बहुत अच्छी तरह से करोगे तो आप उसको रिवाइज कर पाओगे। अगर आपने काइनेटिक्स को ढंग से रिवाइज ही नहीं किया है, सॉरी ढंग से पढ़ा ही नहीं है, ढंग से काइनेटिक्स में होमवर्क ही नहीं किया है, तो रिवीजन नहीं हो पाएगा भाई। रिवीजन के लिए पहले उस चैप्टर को ढंग से करना होगा, अच्छी तरह से करना होगा, नहीं तो रिवीजन में 10-15 घंटे लग जाएंगे, इतना टाइम थोड़ी रिवीजन के लिए। तो यहां पर मैं आपको तो पहले उस चैप्टर को बड़े अच्छी तरीके से करो, जब चैप्टर चल रहा है, जैसे अभी काइनेटिक्स चल रहा है, जब काइनेटिक्स चल रहा है तो काइनेटिक्स से क्वेश्चंस 2 बार हो जाने चाहिए, क्योंकि एक चैप्टर जो चलता है ना, देखो 1 महीने में खत्म होता है। आप सोचो थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री 2 से ढाई महीने चला है। अब 2 से ढाई महीने के बीच में यह होना चाहिए कि उस शीट को हम 2 बार कर लें। अगर आपने ढंग से होमवर्क किया है, 2 बार किया है, तो फिर आप उसको भूलोगे नहीं, और फिर उसको 2 महीने बाद कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को आप रिवाइज करो। लेकिन बहुतों के साथ क्या होता है, जब पढ़ रहे थे तो ढंग का पढ़ ही नहीं रहे थे। अब आप सोचो मैं उसको रिवीजन कर लूं, अरे वो तो रिवीजन है ही नहीं, वो रिवीजन नहीं है। कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, 78 नाम का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है बेटा क्रिश। किसका आंसर 15.6 दे रखा है, इसका? सेवेंटी नाइन गलत किया मैंने?
टेम्परेचर चेंज डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में उतना ही होता है बेटा। ओ हो गई गड़बड़। बिल्कुल सही कहा जी, बिल्कुल सही कहा। ये दे रखा है पर ग्राम, हमने यूज कर लिया पर मोल की तरह। पर ग्राम को पहले पर मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 18 से, और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहां 18 का और फैक्टर आएगा, और जैसे ही 18 का एक और फैक्टर आ जाएगा तो ये हो गया 100, 200, 3600, यानी 3600 मतलब ये 3.6, ये 12, आंसर इज 15.6। कार्तिक कह रहा है, सर मैं वैसे यूनिट देखता नहीं हूं, बट पता नहीं एग्जाम में कैसे दिख गई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और ऑप्शन भी दे रखा है। ये होते हैं एडवांस टाइप के क्वेश्चन, पता है कि इंसान को लगता है कि सब सही किया मैंने। ये एडवांस टाइप का क्वेश्चन इसे कहते हैं कि पता ही नहीं चलता। आप समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता हूं? हाँ। पंकज कह रहा है, सर वन शॉट से रिवीजन कर ले। ये भाई साहब, बेटा रिवीजन खुद करना पड़ता है ना। समझ में आई मेरी बात? तुम्हारा रिवीजन तुम्हारे नोट्स से होगा। तुम्हारे नोट्स में जितनी चीजें लिखी हुई ना, एक बार वन शॉट देखना, उसमें पता चलेगा कि कितना बोला हुआ है, कितना बता रहा है उसमें, पता चल जाएगा तुम्हें। तब समझ में आएगा कि क्या रिवीजन हुआ है तुम्हारा। हम्म। कौशल कह रहा है, कौशल हो तो मुझे भी पता है। मेरा कोई वन शॉट नहीं है बेटा, मेरे तो लंबे लंबे शॉट ही होते हैं। मेरे लंबे लंबे ही होते हैं बेटा। वन शॉट में क्या ना, रन आउट होने के बड़े चांसेस है। लंबे लंबे शॉट मारो। चलो जी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए डन। तो और कुछ होमवर्क था क्या? और कुछ होमवर्क था क्या? क्या होमवर्क दिया था? काइनेटिक्स 1 से लेके 14। आ जाओ भैया, बोलिए काइनेटिक्स में क्या डाउट है? वन से लेके 14 तक देखो, बहुत, मैं सीरियसली बोल रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर लो, इन क्वेश्चंस को ढंग से कर लो। बहुत सारी थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी। बहुत सारी थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी। यानी सीरियसली इन क्वेश्चंस को कर लो। अगर आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो, मान लो मेरे से नहीं पढ़ते हो और फिर भी आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो ना, तो आपका सिलेबस पूरा 100% कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि कुछ चीज छूट गई, कुछ नहीं छूटेगा। तो जो मुझसे पढ़ रहे हैं और जो नहीं पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए भी मैं कहूंगा, बहुत बार क्या होता है, देखो फैक्ट है, बहुतों को बहुत सारी चीजें पता ही नहीं होती है, उन्हें बताई नहीं जाती है, गायब होता है, उनका सिलेबस पूरा हो जाता है,
उनका सिलेबस ही पूरा हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्हें पता ही नहीं होती। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं पता ना, तो यहां पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, आपको खुद समझ आ यार ये तो हो ही नहीं रहा है, मतलब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में मैथमेटिक्स थोड़ी सी लगा दो, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक्स ए कन्वर्टिंग इनटू वाई बी, ठीक है। अगर हमें इनकी रेट का क्या होगा, 1/x डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू, चलो माइनस को 1/x और 1/y माइनस डी बी अपॉन डी टी, ये लिख सकता हूं। अब जो गिवन एक्सप्रेशन है उससे ये रिलेट करना है, तो लॉग में दे रखा, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती, 0.3। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती, 0.3। तो जो क्वेश्चन में 0.3 दे रखा उसको मैं लॉग में लिख देता हूं, तो दोनों तरफ लॉग वाली टर्म माइनस डी ए अपॉन डी टी पूरा लिखना, माइनस लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ प्लस डी बी, अच्छा यहां माइनस नहीं आएगा, सॉरी, प्लस लॉग 2, समझ रहे हो। तो प्लस लॉग 2 है तो वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा साहब, ये लॉग और ये लॉग कैंसिल, इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो, तो x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 1। क्वेश्चन नंबर 7, एक स्टेटमेंट नोट्स में वापस पढ़ो। रेट कांस्टेंट फॉर ए गिवन रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। क्या कंसंट्रेशन बदलने पर भी रेट कांस्टेंट बदल जाता है क्या, नहीं बदलता। इसीलिए रेट कांस्टेंट अभी भी के ही रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 में। ये 9th और 10th ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, पता, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9th, जो रेट होगी ना वो पता है क्या होगी, के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर पी कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर क्यू। कहा जा रहा है रेट ऑफ रिएक्शन वॉज डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए वॉज डबल्ड। अगर मैं इसको डबल कर रहा हूं और ये रेट डबल हो रही है, इसका क्या मतलब है, इसको डबल करने पर रेट भी डबल हो रही है। यानी ये वैल्यू पहले x थी, अब इसको 2x कर दिया, रेट भी 2 टाइम्स हुई। ऐसा तभी होगा जब p की वैल्यू 1 हो। समझ में आई मेरी बात। और ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को जब हमने डबल किया तब भी रेट 2 टाइम्स ही हुई। यानी इसको डबल करने पर और दोनों को डबल करने पर पी 2 टाइम्स हुई, इसका मतलब इसको डबल करने पर ही रेट 2 टाइम्स हो जाएगी, तो इसको डबल करने पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका कोई रेट पर इफेक्ट नहीं है। बी की कंसेंट चेंज करने पर रेट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्यू की वैल्यू 0। नहीं बता रहा बेटा, 6th 9th बता दिया बस। हाँ, लक्ष्य बेटा 6th अगर मुझे बताना पड़ेगा तो तुम क्यों पढ़ रहे हो यार, एग्जाम में दे के आ जाऊंगा तुम्हारा, चिंता मत करना, रहने दो तुम। देवेश दिमाग लगाओ, x2 कैसे आ गया, सोचने का काम रखा है बंद। 10th नहीं बता रहा, 9th बता दिया, 10th हो गया।
क्वेश्चन नंबर 11th। 11th में ऑर्डर कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन नंबर 11th में ऑर्डर कैसे पता चलेगा? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। यूनिट ऑफ के से, तो ऑर्डर कौन सा हो गया? 2। ऑर्डर हो गया इसका 2, तो एन की वैल्यू पता चल गई। लेकिन अब जो एक्सप्रेशन दे रखा उसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन किसकी दे रखी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की रेट ऑफ फॉर्मेशन से पहले NO2 की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालो, वो उससे डबल होगी। जिसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ज्यादा उसकी रेट ज्यादा। तो NO2 की रेट ऑक्सीजन की रेट से जस्ट डबल। तो ऑक्सीजन की रेट दे रखी है, उससे NO2 की रेट आ गई, K की वैल्यू दे रखी है, N की वैल्यू पता चल गई, NO2 की कंसंट्रेशन निकाल दो। बेटा अलोंग विथ 12th, पहले 12th पर अच्छी तरह से फोकस करो। अभी ज्यादा 11th को रिवाइज करने का कोशिश तब करो जब तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास टाइम है। अगर तुम्हारा होमवर्क पूरा हो रहा है उसके बाद टाइम बच रहा है तो 11th पर सोचो, नहीं तो क्या होगा, ना तो 11th कर पाओगे ना 12th ढंग से कर पाओगे। मानसविन, ये किसने कह दिया कि विथ रेस्पेक्ट टू ए कंसिडर करते हैं? हमने जो फॉर्मूले डिराइव कर रहे थे उसमें ए था, हर जगह रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू ए। और यहां पर रेट कांस्टेंट माइनस 1, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ए के रेस्पेक्ट में या बी के रेस्पेक्ट में या सी के रेस्पेक्ट में, उससे कोई लेना देना नहीं है। फोर्टींथ मतलब फॉर्मूला नहीं लगा सकते ऐसा? ध्यान रखना, ए के 1 मोल से बी के 2 मोल बन रहे हैं। ए के 1 मोल से बी के 2 मोल रिएक्ट बन रहे हैं। इसके एक्स रिएक्ट करेंगे तो इसके 2x। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू 10⁻³ इंटू 100 यानी 0.1। ये एक्स आया है, यानी इसके 0.1 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। इसके बनेंगे कितने? 0.2। बॉम्बे। डन। कन्हैया इज सेइंग सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बढ़िया। बाबादीप, ये फॉर्मूला कहां से आ गया? BT = B0 + KT। नहीं आएगा, 2 का फैक्टर और आएगा उसमें। हाँ, 8th कोई पूछ रहा है। मनीष बेटा, मैं फिर अभी कुछ बोलूंगा, मत पूछो। 8th नोट्स वापस पढ़ो, लेक्चर वापस सुनो, सब हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल है। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको लिखवाया था जीरो ऑर्डर यूनिट्स ऑफ के, राइट? यूनिट ऑफ के हमने लिखा था। सेकंड पॉइंट लिखा था कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम। और लास्ट टाइम या टेलीग्राम ग्रुप पे भी 1-2 बच्चे कुछ पूछ रहे थे कंप्लीशन टाइम, तो सर जो मैंने कहा था कि इसका A0/K होगा, तो हर एक रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जाती है बैकवर्ड में भी जाती है, तो सर कंप्लीशन रिएक्शन कोई भी आपने कहा था कंप्लीट नहीं होती, बिल्कुल कहा था। लेकिन यहां पर हम ये मान रहे हैं कि एक रिएक्शन केवल फॉरवर्ड में ही जा रही है, अभी बैकवर्ड वाली नहीं मान रहे। यानी यूं मान लो कि हम हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन की बात करें जिसमें सारी रिएक्शन केवल फॉरवर्ड में ही जा रही है, कोई भी वापस बैकवर्ड में नहीं आ रही है।
उनके लिए हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, ये फॉर्मूले उनके लिए डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्लीशन टाइम ए नॉट बाई के। नाउ यहीं पर एक और टर्म डिफाइन होती है, एक और टर्म यहां पर डिफाइन होती कंप्लीशन टाइम के बाद, थर्ड पॉइंट पर आ गया मैं, दैट इज टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम। मतलब वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट 50% रिएक्ट कर जाए, टाइम इन विच 50% reactant reacts। योगेश कह रहा है भगवान करे, पता नहीं। तो बिल्कुल सही, टाइम इन विच 50% रिएक्टेंट रिएक्ट, तो 50% रिएक्ट कर गया तो बचा हुआ अभी भी है 50%, यानी ए टी की वैल्यू अब क्या हो जाए, ए नॉट बाई टू, फॉर्मूला ए टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। तो यहां से टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस बार, टी हाफ इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन टू के। वैसे देखा जाए तो ये कंप्लीशन टाइम का आधा है, यानी कोई रिएक्शन अगर 1 आवर में कंप्लीट हो रही है तो 30 मिनट्स में आधी कंप्लीट हो जाएगी, जो कि लॉजिकल भी लगता है। लेकिन ऐसी चीज फर्स्ट ऑर्डर में नहीं होगी, ये जीरो ऑर्डर में ही है, ये जीरो ऑर्डर में ही। तो मना पढ़ते वक्त है ना, सोनाली सिंह भगवान करे आपके बाल आ जाए। हम्म। सोनल, इसके इक्वलेंट अगर मैं आपके लिए दुआ करूं तो भगवान करे तुम्हारी जेई में एक अच्छी रैंक आ जाए, राइट। वो इक्वल लेवल की दुआएं होगी। चलो अब वापस इधर उधर की बातें नहीं, फोकस करो। लास्ट के 5 मिनट जो भी कमेंट करना है वो करेंगे, है ना, जो भी करना है वो करेंगे लास्ट के 5 मिनट। इधर अभी केवल फोकस जीरो ऑर्डर पर करो, केवल बातें जीरो ऑर्डर की होगी। उसके अलावा थोड़ी देर के लिए भूल जाओ दुनिया में कुछ और है, केवल जीरो ऑर्डर है, ठीक है। अब बस बातें हो गई। देन नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं, इसी से रिलेटेड एक और टर्म पर आता हूं। यहां पर जैसे टी हाफ है, चाहो तो आप एक और टर्म डिफाइन कर सकते हो, T3/4। T3/4 यानी इसका क्या मतलब है, जिसमें 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। इसे हम, इसे T50%, इसे T75% भी लिखा जा सकता है। हाँ लेकिन यहां अब कभी कभी कंफ्यूजन होता है, सुन लो मेरी बात। देखो टी हाफ में इसको कैसे रीड करें, टी हाफ को 50% रिएक्ट कर गया, 50% बच गया, एक ही बात है। लेकिन अगर T3/4, T1/4, T2/3 ऐसे लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन अब पता है क्या है यहां पर, इसे क्या माने, जहां जब 3/4 रिएक्शन कंप्लीट हो गई वो टाइम, या 3/4 रिएक्टेंट बच गया वो टाइम। यानी 75% रिएक्शन हो गई वो टाइम, या 75% बच गया वो टाइम। ये कंफ्यूजन यहां पर होता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, मेरे हिसाब से एग्जामिनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ढंग से इस चीज को डिफाइन करे। जेई एडवांस में आए हुए हैं और जेई एडवांस ने, इन्होंने जेई एडवांस वालों ने बहुत ढंग से इसको एक्सप्लेन किया है। तो राइट नाउ मैं यहां पर इसको क्या मान रहा हूं, जिसमें 75% रिएक्ट कर जाए, यानी रिएक्ट कर जाए, उस हिसाब से टाइम इन विच 50% रिएक्टेंट रिएक्ट्स, यानी टाइम इन विच 75% रिएक्टेंट रिएक्ट्स। तो बचा हुआ कितना है, बचा हुआ कितना है, अगर 75% रिएक्ट कर गया तो आंसर इज A0/4। हाँ A0/4। तो अब वापस से सॉल्व करें टी के लिए।
ये टी 50% या ये टी हाफ और ये टी 75%, तो टी 75% इक्वल्स टू 3/4 ए नॉट बाई के। वैसे अब यहां पर थोड़ा सा मैं और बता दूं आपको, ये जो टी 75% है इसको हम और कैसे सोच सकते हैं वो थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। भावादीप फिर तो भगवान कुछ भी कर सकता है, बट अगर नहीं मेंशन हो तो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे कर लो। ये जो 75% है ना, इसको कैसे सोचना है, इसका एक तरीका और है। 75% रिएक्शन हो गई, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 50% रिएक्शन हुई। 75% को ऐसे बोल सकता हूं 50%, और उसके बाद फिर क्या बोले, 50% या 25%, 50% प्लस 50% या 50% प्लस 25%। 75% की बात कर रहा हूं। देखिए 50% प्लस 50 ही बोला जाएगा, क्योंकि ये जब आप टुकड़ों में लिखते हो ना 50% प्लस 50%, तो इसका मतलब होता है बचे हुए का 50%। आजकल आप नहीं देखते मार्केट में बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर जब आते हैं तब टुकड़ों में लिखा रहता है, 2 टुकड़ों में लिखा होता है 50+10% डिस्काउंट, 50+20% डिस्काउंट। मतलब उनको क्या गणित नहीं आती इतनी कि 50 और 10 कितना होता है, 50 और 20 एक साथ नहीं लिख सकते। हाँ, वो क्यों अलग अलग लिखते हैं, उसका मतलब यही है बचे हुए का। 50% मतलब 100 में से 50 कम हो गया। अब अगर वो वापस 50% लिख रहे हैं तो बचे हुए का 50% यानी 25 हो गया। यानी ऐसा मत करना कहीं कहीं दिख जाए 50% प्लस 50% डिस्काउंट, तो ऐसा लगा रहा सर फ्री में दे रहे हैं, वहां चलते हैं अपन। कोई फ्री में नहीं दे रहे, वो फ्री में नहीं दे रहे। अगर टुकड़ों में लिखा हुआ है तो ये इसी तरह से इसका मतलब है। हाँ, तो अब आपको कैसे सोचना है टी 75% को, कि पहले 50% में कितना टाइम लगा और बाद में 50% में कितना टाइम लगा। तो इसको मैं ऐसे कहूंगा फर्स्ट टी हाफ प्लस सेकेंड टी हाफ। पहला टी हाफ पहले 50% में कितना टाइम लगा और फिर 50% में कितना टाइम लगा। अब यहां पर सुनो, टी हाफ का फॉर्मूला क्या है, ए नॉट बाई के। ए नॉट बाई के यानी जैसे ही कंसंट्रेशन आधी होगी टी हाफ आधा हो जाएगा। जैसे एक सिचुएशन यहां पर देता हूं आपको, एक सिचुएशन यहां पर देता हूं। एक कंटेनर है जिसमें कंसंट्रेशन है 200, 200 से 100 50%, और एक और कंटेनर जिसमें कंसंट्रेशन है मान लो कंसंट्रेशन इज 100, इससे 50 होने। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, यहां इनिशियल कंसंट्रेशन 200, यहां इनिशियल कंसंट्रेशन 100, मान लो यहां पर 50 मिनट्स लगते हैं, यहां पर 50 मिनट्स लगते हैं, तो यहां पर 100 से 50 होने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा टी हाफ ज्यादा, कंसंट्रेशन आधी टी हाफ आधी, यानी यहां पर कितना टाइम लगेगा 25 मिनट्स। बिल्कुल सही बोला, किसने बोला, हाँ कार्तिक ने, क्योंकि कंसंट्रेशन आती टी हाफ भी आता। तो जैसे ही 50% रिएक्शन होगी, जैसे ही 50% रिएक्शन होगी टी हाफ आधा हो जाएगा। यानी ये जो सेकंड टी हाफ है वो हमेशा इस फर्स्ट टी हाफ का आधा होगा, फर्स्ट टी हाफ का आधा होगा। यानी ओवरऑल अगर आप दोनों को ऐड करते हो तो ये टोटल आ जाता है 3/2 टी हाफ। अब टी हाफ की वैल्यू पुट करके देख लो, आंसर वही आएगा। हाँ जी, हाँ जी, 50+50% मतलब बचे हुए का ही है। तो यहां पर जीरो ऑर्डर को हमेशा ऐसे याद रखो कि जैसे ही कंसंट्रेशन आधी अब टी हाफ आधा हो जाएगा, कंसंट्रेशन आधी हुई टी हाफ आधा हो गया, तो ये जो सेकंड टी हाफ है वो फर्स्ट टी हाफ का आधा होगा।
अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस अभी हम और करेंगे, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। देखो मैं आपको बताऊं, इसको पढ़ने का मजा पता है, अभी आपको लग रहा है इतने सारे पॉइंट्स, बट ये इंटरेस्टिंग कब होंगे, जब आप इनको ऐसे पढ़ोगे, जीरो ऑर्डर में टी हाफ ये होता है, फर्स्ट ऑर्डर में ये होता है, सेकंड ऑर्डर में ये होता है, जीरो ऑर्डर में टी 3/4 ये होता है, सेकंड ऑर्डर में ये होता है, फर्स्ट ऑर्डर में ये होता है। उस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, जीरो, फर्स्ट, सेकंड। अभी हम केवल जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं, राइट? समझ में आया? तो ये क्यों यहाँ 25 मिनट्स हुआ, कंसंट्रेशन आती टी हाफ आता, तो जैसे ही 50% रिएक्शन होगी, कंसंट्रेशन आती, तो ये जो सेकंड टी हाफ है ये फर्स्ट टी हाफ का हाफ हो गया, राइट? देन आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ पॉइंट पर मैं आ रहा हूं। एक जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन होती ना, उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऑर्डर अगर 1 है तो -dA/dt इक्वल्स टू K, जो कि कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन तो है ही नहीं। तो एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट रहती है, रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, रेट चेंज ही नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट है। तो लिख सकते हो आप, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ concentration and as well as time, as well as time। इसीलिए आपने देखा होगा जीरो ऑर्डर में क्या हो रहा है, 100% कंप्लीट होने में अगर टाइम लग रहा है 10 मिनट्स, तो 50% कंप्लीट होने में उसका आधा टाइम लग रहा है, क्योंकि रेट कांस्टेंट है, रेट वेरी नहीं कर रही है। इसी चीज को मैं ऐसे भी पुट कर सकता हूं, पहले सुनना फिर लिखना। लेट से कोई जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, टी टाइम जीरो इनिशियली, टाइम टी पर, 2t टाइम पर, 3t टाइम पर। अगर इनिशियली उसकी कंसंट्रेशन है 100, टी टाइम पर 90, तो कह सकते हो नेक्स्ट टी टाइम में फिर 10 रिएक्ट कर जाएगा, नेक्स्ट टी टाइम में फिर 10 रिएक्ट कर जाएगा, चलता रहेगा जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। यानी 100, 90, 80, 70, 60, 40, रेट इज कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट है, पर यूनिट टाइम कितनी अमाउंट कम हो रही है वो कांस्टेंट है। एक एपी बन रही है, यहां पर एपी बन रही है। एपी कैसे, यानी इनिशियली ए नॉट, यहां से दिख भी रहा है, टी टाइम पर कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस के टी, 2t टाइम पर कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस टाइम 2 टी हो गया, तो 2 kT। इंटरेस्टिंग चीज तब आएगी, अभी आपको लग रहा है क्या है इसमें, जीरो ऑर्डर में जब आप इस तरह से कंसंट्रेशन को अरेंज करते हो, ये क्या है, कंसंट्रेशन, तो एक एपी बनती है। फर्स्ट ऑर्डर में जब हम ऐसे अरेंज करेंगे तो एक जीपी बनेगी, सेकंड ऑर्डर में जब हम इस तरह से अरेंज करेंगे तो एक एचपी बनती है। वो इंटरेस्टिंग चीज है, उस पर क्वेश्चन बनते हैं कि एक में एपी, एक में जीपी, एक में एचपी। वो कैसे बनेगी वो बताऊंगा। लिखो इस पॉइंट को ऐसे, इस पॉइंट 6 पॉइंट को ऐसे लिखना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम constitute an AP with common difference minus KT। सामने लिखा हुआ बेटा, लैंग्वेज भी लिख दी। इक्वल टाइम इंटरवल के बाद अगर आप कंसंट्रेशन को अरेंज करोगे, टी टाइम फिर टी टाइम फिर टी टाइम, तो कंसंट्रेशन यहां पर क्या बनाएगी, एक एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एंड लास्ट एक और पॉइंट यहां पर पहले लिखो, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप यूं भी कह सकते हो कि टी टाइम में 10 मोल्स फिर टी टाइम में 10 मोल्स, यानी इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट रिएक्ट करती है, क्योंकि रेट कांस्टेंट है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये और ये पॉइंट कोई अलग नहीं है, रेट कांस्टेंट है, मतलब इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट रिएक्ट करेगी। तो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम
equal amount of reactant reacts. Equal interval of time constitute an AP. Constitute. देन इसके कुछ कर्व्स प्लॉट किए जा सकते हैं. आपको कर्व प्लॉट करने हैं यहां पर. 8th पॉइंट, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट वर्सेस टाइम का कर्व कैसा होगा, ये आपको प्लॉट करना है अभी. रेट वर्सेस टाइम का कर्व. देन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व, 80 वर्सेस टाइम. देन एक्स वर्सेस टाइम. और फाइनली टी हाफ वर्सेस ए नोट. ये चारों कर्व प्लॉट करने हैं आपको. एक जीरो ऑर्डर के लिए कर्व कैसे होंगे, एक जीरो ऑर्डर के लिए कर्व कैसे होंगे वो आपको देखना है. फर्स्ट का हॉरिजेंटल लाइन बिल्कुल बढ़िया जी. आर्यन माइनस के नहीं होगा. रेट इज माइनस डी ए बाई डी टी. आंसर के ही होगा. रेट कभी माइनस में नहीं होती है, समझ लो. कार्तिक वापस पूछ रहा है एक्स क्या है. इस चैप्टर में अभी तक एक्स कहां आया है. डिमांड कह रहा है व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑर्डर. लेक्चर सुनना बेटा, समझ में आ जाएगा. फिर मत पूछना कि व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑर्डर. फिर लेक्चर देखने के बाद फिर ये मत पूछना व्हाट इज द आइडियल डेफिनेशन ऑफ जीरो ऑर्डर. ये वर्ड्स लगाने बेटा सुनो ढंग से. या एग्जैक्ट ही होता है सब, इन एग्जैक्ट टाइप कुछ नहीं है. सेकंड का स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, नहीं आकृति जी गड़बड़ है. सेकंड वाला ओरिजिन के थ्रू पास नहीं होगा. इक्वेशन देखो, हर एक कर्व प्लॉट जो होता है उसकी इक्वेशन जरूर होती, बिना इक्वेशन के कर्व प्लॉट नहीं होगा. पहले ये सोचो कि इक्वेशन क्या है जिसको आपको प्लॉट करना है, उस इक्वेशन के बारे में सोचो, वो इक्वेशन भी यहां पर लिखो. बिल्कुल सही किसी ने लिखा, नाम नहीं पढ़ पाया मैं. नीरज का सही है, अक्षत का भी सही है, और सचिन है शायद. नाम बड़ा स्पीड से जा रहा है. चलिए, यहां पर रेट किसे कहते हैं मैं फिर से बता दूं, बहुतों को समझ में आता. रेट मतलब माइनस डी ए बाई डी टी, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात हो रही. और जीरो ऑर्डर के लिए ये किसके बराबर है, के. तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, के. सॉरी रेट, ये पूरी टर्म रेट है विच इज इक्वल टू के, जो कि कांस्टेंट है. यानी ये इंटरसेप्ट किसके बराबर हो गया, के बराबर. इस इक्वेशन को प्लॉट किया, ये रेट है, राइट. दिस इज रेट. हाँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कह सकते हो. 80 वर्सेस टाइम, कौन सी इक्वेशन, 80 इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, जो कि एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप नेगेटिव है.
ये यहां से स्टार्ट होके यहां आ जाएगी, और ये जो टाइम है वो क्या कहलाएगा पता है, ए नॉट बाई के, कंप्लीशन टाइम। यहां आके ही रिएक्शन कंप्लीट हो गई, खत्म, विच इज कंप्लीशन टाइम। इसका स्लोप माइनस के होगा, इंटरसेप्ट आप खुद सोच सकते हो कितना होगा। एक्स वर्सेस के टी, इक्वेशन क्या है एक्स वर्सेस के टी की, एक्स वर्सेस टी का कर्व है, बट एक्स इक्वल्स टू के टी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजन। इनिशियली t इक्वल्स टू 0 पर अमाउंट रिएक्टेड, x इज व्हाट, अमाउंट रिएक्टेड, अमाउंट रिएक्टेड, मोल्स रिएक्टेड या जो भी हो। देन t हाफ वर्सेस a नॉट, फॉर्मूला t हाफ इक्वल्स टू a नॉट बाय 2k। कैसा आएगा कर, t हाफ वर्सेस a नॉट, अगेन स्ट्रेट लाइन, अगेन स्ट्रेट लाइन। हाँ लेकिन स्लोप कितना होगा इसका, 1/2k, स्लोप इज 1/2k। और ध्यान रखना ये तीनों कर्व में एक्स एक्सिस पर टाइम है, इसमें एक्स एक्सिस पर टाइम नहीं है। बहुत ये जो कर्व है पता है, प्लॉट जब वो ऐसा फील कर सकते हो, रिएक्शन हो रही है, रेट कांस्टेंट है, रिएक्शन हो रही है, कंसंट्रेशन कम हो रही है, रिएक्शन हो रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। यहां रिएक्शन हो रही है वाला फील नहीं है। ये कर्व कैसे प्लॉट किया गया, ये कर्व ऐसे हुआ कि एक बार आपने एक इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ली, टी हाफ निकाला, फिर 200 ली, फिर टी हाफ निकाला, फिर कभी 50 ली। इस तरह से कम 2 बार तो रिएक्शन को करना पड़ेगा। उस अलग अलग इनिशियल कंसंट्रेशन पर टी हाफ आ गया, जिसको हमने कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज अबाउट जीरो ऑर्डर। ये कर्व्स इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस, जेई एडवांस, इन पर क्वेश्चन आते हैं। तो कर्व्स प्लॉट कैसे कर रहे हो, बट ध्यान रखना हर कर्व जो प्लॉट कर रहे हो उसकी कोई ना कोई इक्वेशन है, वो इक्वेशन दिमाग में होनी चाहिए। इसके लिए ये इक्वेशन x इक्वल्स टू के टी, ये इक्वेशन सबकी कोई ना कोई इक्वेशन है, बिना इक्वेशन के कोई कर्व प्लॉट नहीं होता है। देन अब आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर पर। तो हेडिंग डालिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां पर लेट से ये कोई रिएक्शन है, लेकिन इस बार इसका ऑर्डर जो है वो 1 है, ऑर्डर इज 1, मतलब माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए की पावर 1। और ये के किसके रेस्पेक्ट में रेट कांस्टेंट है, विथ रेस्पेक्ट टू ए, क्योंकि हमने यहां पर माइनस डी ए अपॉन डी टी लिखा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए लिखा है, तो ये रेट कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू ए है। अब इसको अगर हमें इंटीग्रेट करना है, आई थिंक आप सबको पता ही है वैसे, माइनस डी ए अपॉन ए, या माइनस भी उधर लेके चले जाता है, माइनस के डी टी, इंटीग्रेट कर दो 0 से टी, यहां पर लिमिट क्या लगाएंगे, ए नोट से ए टी, ए नोट से ए टी। इसकी लिमिट्स पुट कर रहा हूं, इंटीग्रेट करने के बाद 1/a का इंटीग्रेशन ln a, तो 1/ln a, लिमिट्स भी पुट कर दी यहां पर, माइनस के टी। अब इस फॉर्मूले को आप कैसे यूज करते हो वो आप पर डिपेंड करता है, किस फॉर्मेट में यूज करना है वो हमारे पर डिपेंड करता है। इस तरह से भी लिख सकते हो, एक तरीका ये हो गया। बट अगर आपको AT निकालना है तो पहले ही एंटी लॉग ले लो, तो AT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। यानी अगर क्वेश्चन इस तरह से आता कि बताओ फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी, 30 मिनट्स पर ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, 40 मिनट्स पर क्या होगी, टाइम पुट कर दो, ए नॉट पुट कर दो, 30, 40, 50 मिनट्स पर ए की कंसंट्रेशन, यानी AT पता चल जाएगा किसी टाइम पर ए की कंसंट्रेशन। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी आते कि बताओ कंसंट्रेशन को 100 से 20 होने में कितना टाइम लगेगा, 200 से 50 होने में कितना टाइम लगेगा, टाइम निकालना है तो आप ये फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो।
के या टी इक्वस टू या के टी लिख देता हूं, के टी इक्वस टू, सिंस ये माइनस साइन है तो मैं इसको पलट रहा हूं, ln ए नॉट अपॉन ए टी। हाँ, इसमें ध्यान रखना है एक और चीज, सॉल्व करते वक्त आपको बेस ई से बेस 10 में आना पड़ेगा, इसीलिए एक और टर्म यहां पर आ जाएगी 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। अब कौन सा फॉर्मेट आपको यूज करना है वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखना चाहते हो। फर्दर ए नोट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एलन ए नोट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ए टाइम टी पर कंसंट्रेशन को मैं ए माइनस एक्स, जहां पर एक्स क्या है अमाउंट रिएक्टेड, एक्स क्या है अमाउंट रिएक्टेड, तो ए अपॉन ए माइनस एक्स ऐसे भी लिख सकता हूं। या अमाउंट रिएक्टेड को, अमाउंट रिएक्टेड क्या होता है, ए नॉट माइनस ए टी, इनिशियली 5 मोल थे, 2 बचे, 5 थे इनिशियली, 2 बचे, तो रिएक्ट कितने कर गए 5 माइनस 2, 10 थे 3 मोल्स बचे, 10 माइनस 3 बचे हुए मोल्स, इनिशियल मोल्स माइनस बचे हुए मोल्स, दैट इज रिएक्टेड। तो ए नॉट माइनस 80, यहां से इस 80 की वैल्यू यहां पुट कर दो, तो ए नॉट कॉमन आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। नया कुछ नहीं लिखा है मैंने, नया कुछ नहीं लिखा है, इसी फॉर्मूले को अलग अलग तरह से लिख रहा हूं, जिससे जल्दी आंसर आ जाएगा वो यूज करेंगे, जिससे कम स्टेप्स लगेगी वो फॉर्मूला यूज करेंगे। अभी एक ही रिएक्टेंट की बात हो रही बेटा, सारे फॉर्मूले में रिएक्टेंट केवल एक ही है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो क्या करेंगे बाद में सोचेंगे। अब इस पर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो बता रहा हूं, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां ज्यादा बनते हैं, क्यों ज्यादा बनते हैं उसका कारण अभी समझ में आ जाएगा। वैसे देखा जाए तो देखो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर में भी फॉर्मूला 80 ए नॉट माइनस के टी था, और यहां पर भी टोटल 4 टर्म्स थी, 80 ए नॉट के और टी, 4 पैरामीटर्स थे, यहां पर भी 4 पैरामीटर्स है, ए नॉट 80 के और टी, यानी नंबर ऑफ पैरामीटर्स तो जितने जीरो ऑर्डर में थे उतने ही यहां पर है। लेकिन यहां पर एक और चीज है, एक और चीज यहां एक्स्ट्रा है, वो अभी मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाऊंगा, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बनते हैं वो ज्यादा बनते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो बनते हैं वो ज्यादा बनते हैं। तो क्यों बनते हैं वो अभी समझ में आएगा यहां पर। चलिए इस पर 2-3 कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड concentration of A after three seconds given K equals to ln2 and A naught equals to K equals to ln2 सेकेंड इनवर्स और A नॉट इक्वल्स टू 4m। कैसे पता चलेगा फर्स्ट ऑर्डर है, तो यूनिट्स देख के आप बता सकते हो, सेकेंड इनवर्स है इसका मतलब ये केवल फर्स्ट ऑर्डर है।
अभी थर्मो का डिस्कशन अभी नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बताइए, थोड़ी सी कैलकुलेशन को कैसे आसान करना है वो पता होना चाहिए। यहां पर थोड़ा लॉग एल एन ये वैल्यूज आने से कंफ्यूजन होता है। खैर, थर्टी टू, 1/8, 1/2, कोई कह रहा 1/8, कोई कह रहा 1/2, कोई कह रहा 32, 4/e²। हम्म। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि एल एन एक्स का एंटी लॉग लो तो क्या वैल्यू आएगी? एल एन एक्स का एंटी लॉग तो वैल्यू क्या आएगी इसका? अगर एंटी लॉग बेस ई में ही तो वैल्यू क्या आएगी? एंटी लॉग मतलब ये ई की पावर एल एन एक्स मतलब एक्स, ई की पावर एल एन एक्स मतलब एक्स। अगर अगर मैं कहूं ई की पावर माइनस एल एन एक्स तो ये माइनस एल एन एक्स, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ई की पावर एल एन 1/x, और ये वैल्यू आ जाएगी फिर 1/x। राइट, ये बहुत जगह यहां पर यूज होगा, ध्यान रखना इस चीज का। ये पावर में है, ध्यान रखना। ई की पावर एल एन एक्स, ई की पावर माइनस एल एन एक्स। क्लियर? अब यहां पर 80 निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर ए नॉट कितना दे रखा है 4, ई की पावर माइनस के की वैल्यू एल एन 2 इंटू 3। ये 3 लॉग के अंदर जाएगा तो इसकी पावर में आ जाएगा, तो 4 इंटू ई की पावर एल एन, माइनस को भी ले लिया तो ये 1/8 हो गया। 4 इंटू 1/8 विच इज 1/2। अब एक तो है ना, ये कैलकुलेशन अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए क्या कर रहे हो। कोई पता नहीं क्या निकाल रहा है, कोई ई की पावर में आंसर निकाल रहा है, ये कैसे होता है वो समझ में आ जाना चाहिए। ये कैसे सॉल्व हो रहा है ये नहीं कि बार बार बताते रहो, ये आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर इस तरह की वैल्यूज थी, आसानी से हो गया। और अगर बाय द वे अगर मैं कह दूं के की वैल्यू 10, 20, 30 है तो आंसर फिर ई की टर्म्स में ही आएगा, फिर ई की टर्म्स में ही आएगा। राइट, एक और क्वेश्चन देता हूं। फाइंड टाइम रिक्वायर्ड to reduce the concentration of a to 1/8 of its initial concentration given k इक्वल्स टू, वापस है वही ln2। चलो अब की बार t निकालना है। बेटा जो ये पूछ रहे हैं कि माइनस कहां चला गया, जाओ वापस बेटा थोड़ा पढ़ो। अभी बाकी अपना 12th में एडमिशन तो हो गया लेकिन अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है।
दीपक, अभी भी जनता पूछ रही माइनस कहाँ चला गया सर, 1/8 कहाँ से आ गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, धन्य हो। बिल्कुल सही। अब यहां पर ढंग से सुनना, तो फिर से टी निकालना है। के की वैल्यू 1/k ln ए नॉट अपॉन ए टी। अब की बार हमने ये वाला फॉर्मूला लिख लिया क्योंकि हमें टी निकालना है, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ए टी निकालना था तो ये वाला फॉर्मूला यूज किया। ऐसे फॉर्मूला वही है बट लिखने का तरीका अलग। अब यहां क्वेश्चन आता सर इनिशियल कंसंट्रेशन तो दे ही नहीं रखी, तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं दे रखी है तो भी आप यहां पर सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां रेशियो है, अगर आप इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी मान लोगे तो भी वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। क्यों कैंसिल आउट हो जाएगी? मान लेते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, ए, तो क्या कहा जा रहा है, टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन टू, यानी इसका 1/8 होने में, रिड्यूस्ड टू 1/8 ऑफ ए होने में कितना टाइम लगेगा। मतलब एक तरह से ये ए तो ये 1/8 ए, तो ए वाली टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट। ए वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। यही फर्स्ट ऑर्डर की यूं कह दो कि एक तरह से स्पेशलिटी है। इसीलिए इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन पता होने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर अब आप पुट कर दो के की जगह ln2, यहां पर ln इनिशियली ए 1/8 ए से ए कैंसिल, यहां पर अब ये 8 ऊपर चला गया तो ln8 अपॉन ln2, ln8 को 3 ln2 लिख सकते हो डिवाइडेड बाय ln2, यानी आंसर इज 3। तो जरूरी नहीं कि आप ए मानो, आप 1 भी मान सकते हो। इनिशियल कंसंट्रेशन 1/8 रह गई। यानी फर्स्ट ऑर्डर के केस में अगर कभी भी इस तरह से हो कि 1/8 रिएक्शन हो जाए, 2/3 रिएक्शन हो जाए, 1/4 रिएक्शन हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मान सकते हो। इनिशियल 1 माना जा सकता है, राइट। 1/8 तो 1/8 लिख दिया यहां पर। ऐसा जीरो ऑर्डर में नहीं होगा। जीरो ऑर्डर का अगर इक्वेशन है तो वहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि वहां अगर आप ए और 1/8 ए लिखोगे तो वहां ए कैंसिल आउट नहीं होगा। तो वहां पर अगर यही क्वेश्चन जीरो ऑर्डर का होता है, यही यहां पर यूनिट्स लिख लेना इसकी सेकंड इनवर्स, ठीक है। जीरो ऑर्डर पर होगा तो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। वहां पर आपको इनिशियल कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन की कोई जरूरत नहीं। इवन यहां पर अब परसेंटेज की टर्म में भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि बताओ 20% रह जाए, यानी इनिशियली 100 था तो 20 रह जाए। यहां 100, यहां 20। अगर देखो परसेंटेज दे रखा है तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लो, और अगर इस तरह से कुछ फ्रैक्शन दे रखा है तो इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मान सकते हो। 1/8 रह जाए, इनिशियल 1 मान लो, 1/8 रह गया। 1/8 रेशियो से परसेंटेज, परसेंटेज से रेशियो निकाल सकते हैं, यह आपको पता होना चाहिए, जो कि इस चैप्टर में आगे बहुत जगह यूज होगा। अगर मैं कहता हूं आपसे कि 50 यानी 3/4 रिएक्शन हो जाए, 3/4 रिएक्शन हो जाए, इसका मतलब क्या है, कितने परसेंट, 75%। कैसे आया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी रेशियो को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज, परसेंटेज को 100 से डिवाइड कर दो, रेशियो। 10% 0.1 बोलो या 1/10 बोलो, 20% डिवाइड 20%, इसको क्या बोल सकता हूं, 20/100 यानी 1/5। रेशियो और परसेंटेज ये बहुत जरूरी, यानी 3/4 मतलब 75%, 75% मतलब 3/4, 1/5, 1/5
रिएक्ट कर जाए, 1/5 रिएक्ट कर जाए, मतलब कितना परसेंट रिएक्ट कर जाए? 1/5 रिएक्ट कर जाए मतलब कितना परसेंट रिएक्ट कर जाए? तो एक तो यहां पर फ्रैक्शन परसेंटेज कन्वर्जन अच्छी तरह से आना चाहिए। फ्रैक्शन और परसेंटेज का कन्वर्जन अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। 1/5 या ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, 100 से डिवाइड कर दो। फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। एक और क्वेश्चन लिखो। फाइंड द टाइम required to react दीपक 100 बार भी पूछोगे तो भी जवाब नहीं मिलेगा। करते रहो तुम। तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें आगे कुछ समझना भी नहीं है तो तुम यही पूछते रहो। 8th क्लास में जाके वापस बैठो तब समझ में आएगा। जेई की तैयारी हो रही है, यहाँ जेई की तैयारी में 1/8 कैसे निकाल रहे हैं और ये कैसे कर रहे हैं वो नहीं बताया जाएगा बेटा। कि तुम यहाँ पूछो सर कि 7 की टेबल क्या, बता दो मेरे को 7 की टेबल क्या है। तो तुम्हारे लिए हम सबका टाइम खराब नहीं कर सकते हैं ना, ना मेरा ना बाकी बच्चों का। ढंग से पढ़ो क्वेश्चन को। बिल्कुल सही। 23.03 कैसे? के की वैल्यू 0.1। अब यहां पर इनिशियली 99% यानी 100 मान लो जिसमें से 99 रिएक्ट कर जाना चाहिए। तो एलन 100 99 रिएक्ट कर जाना चाहिए, मतलब कितना बच जाना चाहिए? 1। A0/80 रिएक्ट 99% रिएक्टेंट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट 99 तो रिएक्ट कर गया भाई। 1 तो 10 एलन 100। एलन 100 की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो 2.303 इंटू 10 लॉग 100। नहीं, आंसर कुछ गड़बड़ हो गया भाई, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? हाँ, लॉग 100 की वैल्यू 2 तो 46.03।
03 नहीं, 06। अब यहां पर ये तो हम कर ही रहे हैं क्वेश्चन, कभी कभी ऐसे भी आ जाता है, ये जो 80 अपॉन ए नोट है, 80 अपॉन ए नोट, इसको क्या बोल सकता हूं मैं? इनिशियल कंसंट्रेशन और बची हुई कंसंट्रेशन। यानी 10 मोल थे, 2 मोल बचे हुए हैं, तो क्या बोलोगे? 2/10 को क्या बोलोगे? फ्रैक्शन रिमेनिंग। 10 में से 2 मोल बचे हुए हैं, यानी फ्रैक्शन रिमेनिंग कितना है? 2/10। परसेंटेज रिमेनिंग कितना है? 2/10 इंटू 100, यानी 20% बचा हुआ है। 10 में से 7 बचे हुए हैं, 70% बचा हुआ है। 10 में से 8 बचा हुआ है, 80%। परसेंट निकालने के लिए बचा हुआ अपॉन इनिशियल इंटू 100। फ्रैक्शन निकालना है तो इंटू 100 नहीं करते हो, तो 80 अपॉन ए नोट, इसको क्या बोलोगे? फ्रैक्शन रिमेनिंग। फ्रैक्शन रिमेनिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रैक्शन रिएक्टेड कितना होगा, तो इसको 1 से माइनस कर दो। फ्रैक्शन रिएक्टेड कितना होगा? 1 माइनस 80 अपॉन ए नोट। परसेंटेज पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 80 अपॉन ए नोट इंटू 100, इसको क्या बोलूंगा मैं? परसेंटेज रिमेनिंग। परसेंटेज रिमेनिंग यानी अभी भी इतना बचा हुआ है। परसेंटेज रिएक्टेड पूछे कोई तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 80 अपॉन ए नोट इंटू 100 ओवरऑल। ऐसे ये टर्मिनोलॉजी बहुत जरूरी है भाई। इस चैप्टर में अब यहीं पर जनता की गाड़ी अटक जाती है, यहीं पर जनता की गाड़ी अटक जाती है। वर्ड आता फ्रैक्शन रिमेनिंग निकालो, सो समझ में नहीं आ रहा क्या निकालो। अरे ये जो है वो फ्रैक्शन रिमेनिंग ही है, ये फ्रैक्शन रिमेनिंग ही है। हाँ, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, इनिशियल 100 मान लो, बचा हुआ आ गया उससे परसेंट। यानी कभी इस तरह का क्वेश्चन आया कि बताओ परसेंटेज रिमेनिंग कितना है, इनिशियली कंसेंट्रेशन 100 मान लो, बचा हुआ 2 रह गया, तो 2/100 इंटू 100 यानी 2। राइट। तो यहां पर ये वर्ड्स बड़े यूज के हैं। नेक्स्ट क्लास में और इस पर क्वेश्चन एक दो बताऊंगा मैं आपको। आज का तो अभी टाइम हो गया, तो आज के लिए यहीं तक करेंगे। हाँ, लेकिन जितने क्वेश्चन करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, बातें तभी समझ में आएगी। तो एक तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स का डिस्कशन शायद अभी भी बाकी है, तो वो तो करना ही है अभी हमें। बट जेई एडवांस अभी भी बाकी है ना। हम्म। लिखिए।
शीट में कुछ कुछ गड़बड़ लग रही है बेटा मेरे को, रुको। वेट वेट। जस्ट अ मिनट। रुको यार, ये शीट में से अभी गड़बड़ है, तो नेक्स्ट क्लास में दूंगा होमवर्क, ये चेंज होगी, है ना। तो अभी शीट, अभी कोई होमवर्क नहीं शीट में से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में दूंगा, वो नंबरिंग में गड़बड़ हो जाएगी यार। एक मिनट रुको, चलो थोड़ा सा देता हूं। S1 के कर लो, S1 के कर लो। अभी जो शीट आपके पास है उसकी बात कर रहा हूं। फोर से लेके 20 तक कर लेना, 4 से लेके 20 तक, ठीक है। चलिए, बाय बाय।